देखो ये बेटा पहला चैप्टर आपका, यानी कि जिसका हम कॉस्ट अकाउंटिंग को शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो ये चैप्टर पढ़ाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के नाम से। अब चूंकि होता है कि इस वक्त जब लास्ट टाइम आप लोगों से क्लासेस शुरू हुई, तो आप में से बहुत से लोग जब सेकंड फेज में आए मेरे पास, यानी पहली क्लासेस शुरू हो गई थी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में मैंने पहला चैप्टर यही शुरू किया था। मगर फिर आप लोग जब दोबारा बाद में आए, जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियसली बात थी कि वो चीज मैं उस तरह नहीं शुरू करा सका, तो मैंने फिर अगला चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर में हमने बेसिक्स कवर कर। और आपको अगर याद होगा तो मैंने आप लोगों को जब जॉब ऑर्डर करवा रहा था, तो उस वक्त मैंने जो लोग आए थे उनको कहा भी था कि एक वीडियो मैंने अपलोड की थी और आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर हो जाए, जिसमें आपको मालूम हो कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, एफओएच क्या चीज होती है। ठीक है, तो बहरहाल अगर वहां पर थोड़ी बहुत चीजें आपने कर ली थी, कुछ चीजें आपने नहीं की, तो ये चैप्टर आपके पास एक चांस है दोबारा से कि आप उसको नए सिरे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये फिर मैंने तैयार किया आपके लिए छोटा सा, समझिए कि शाकार वैसे ही जैसे मैं हर इसमें आपको दे रहा हूं कि किस तरह से सॉल्व करके सारी चीजें एक साथ तैयार करने के लिए। तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल आइटम मैंने रख दिए हैं, ये मेरा नहीं लिखा हुआ है, ये वेबसाइट का था और मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा पढ़ने के बाद, तो मैंने समझा कि अगर आपके पास टाइम हो और कभी आप चाहें तो आप इस पूरे इसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और ये तमाम चीजें जो हमने, यानी वो तमाम बातें जो मैं वक्तन फवक्तन आपको मुख्तलिफ फेजेस में डिस्कस करता रहा हूं, वो सब चीजों का एक पेज पर अगर होना है तो यहाँ मौजूद है। काफी बड़ा इसके अंदर आर्टिकल के तौर पर मौजूद है, और एक दो दफा आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए हैं। तो जब कुछ ना कर सके इंसान, तो फिर ये थ्योरी पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें मैंने बहरहाल इस जगह पर एक उसमें हेडिंग में कर दी, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से ये सारा डिफरेंस बताया हुआ है। हो सकता है कुछ जगहों पर आपको थोड़ा सा इंग्लिश में वो हो, यानी थोड़ी हैवी हो, क्योंकि इस बात है कि मैंने उसको अभी नहीं मैनेज किया, लेकिन मुझे किसी इंडियन राइटर की लग रही थी जिसमें कुछ हमारी जैसे लैंग्वेज की वजह से कुछ आसान आपके था, तो जस्ट आई हैव कॉपीड इट एंड पेस्टेड इट हियर कि आप उससे कुछ हद तक फायदा। ठीक है, लेकिन अब हम अभी जो स्टार्ट करेंगे जो बात है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का ये चैप्टर है, और हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आखिर ये जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह रहे हैं, तो आखिर इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या है, और इसको हम आपके दिमाग में किस तरह आप इसको लिंक करेंगे। आखिर जो हमने जॉब ऑर्डर पढ़ा था वो और इसमें क्या डिफरेंस है, आखिर क्या चीज है। तो एक चीज समझने की जरूरत है, और समझिए कि देखिए जब हम जॉब ऑर्डर पढ़ते हैं या जॉब ऑर्डर का काम करते हैं, तो आपने देखा कि जॉब ऑर्डर के अंदर आप भरपूर किस्म की जनरल एंट्रीज बना रहे हैं। जॉब ऑर्डर दरअसल क्या है कि वो एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन, यानी उसमें हर तरह से हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है डबल एंट्री सिस्टम। जहां डबल एंट्री सिस्टम का नाम लूं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता था। और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था? सिंगल एंट्री सिस्टम दर हकीकत लाखों करोड़ों दुनिया में ऐसे बिजनेसेस हैं जो डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करते, क्योंकि वो जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इदारे भी हैं जो डबल एंट्री सिस्टम को ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना उनके लिए वो करना फिजिबल है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम आपको एक पूरा साइंटिफिक अंदाज है और उसको कोई आम आदमी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के कोई ट्रेंड आदमी हो, और एक कंप्लीट अकाउंटेंट ही उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ छोटी मोटी नॉलेज रखने वाला उसको नहीं कर सकता अकाउंटिंग का डिप्लोमा करके। तो लाजिम सी बात है, इतने बड़े डिग्री होल्डर को हर ऑर्गेनाइजेशन छोटी मोटी अपॉइंट नहीं कर सकती, उसकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उनको क्या होता है, वो क्या करते हैं, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम की तरह रिकॉर्ड करते हैं, और उनका काम कुछ नहीं होता। उनका काम जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम या इसमें रखते हुए उन्होंने अपने तमाम कॉस्ट को इकट्ठा करके बनने वाली प्रोडक्ट की क्या मालूम करनी होती है,
टोटल कॉस्ट निकालनी होती है। बड़ी बड़ी बात समझ में, ये सिर्फ बिल्कुल लिख मत कर लेना कि सिंगल एंट्री ही सिस्टम होता है, बस एक ओवर देखो, ये कोई जरूरी नहीं होता हर बिजनेस अपने अपने हिसाब से, लेकिन इसमें जो मेन चीज है कि आप जानते ही हैं कि हर बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनता है, इनकम स्टेटमेंट बनती है, और क्या चीज बनता था, बैलेंस शीट बनती है। लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इदारों में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अभी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट से पहले एक स्टेटमेंट बनेगा जिसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो आज इस चैप्टर के अंदर या इसमें आपको यही सिखाया जाएगा, या इस चैप्टर में जो मेन रिक्वायरमेंट होगी वो इन दो चीजों की होगी कि आपको डाटा दिया जाएगा और कहा जाएगा क्या बनाइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाइए और इनकम और लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर। समझ में आई बात? हालांकि जॉब ऑर्डर में आप एंट्री बनाते थे, लेकिन यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट पे काम करना पड़ेगा। अब ये एक भरपूर किस्म का स्टेटमेंट आपके सामने, ये चीज अब आपके लिए शायद इतनी मुश्किल इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज आप पढ़ चुके हैं। यानी अगर आपको याद हो तो आपको शुरू में से बताया जा रहा है कि 3 कॉस्ट को इकट्ठा करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगी। कौन सी 3 कॉस्ट को अगर हम बात करें तो मटेरियल, लेबर और एफर्ट। अगर यहां पर आप नोट करें तो देखिए यही 3 चीज है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफर्ट। यही वो 3 चीजें जिनको प्लस करने के बाद हम पहुंच सकते हैं किस पर, ये लिखिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब ये और बात है कि डायरेक्ट मटेरियल ऐसे ही नहीं करता, बल्कि उसके लिए अब चूंकि अभी आप लोगों को थोड़े दिनों पहले याद होगा मटेरियल इन्वेंटरी का चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें आप पढ़ चुके हैं रॉ मटेरियल की क्या होती है, ओपनिंग, परचेजेस ऐड होता है, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ इंश्योरेंस इन ट्रांसिट है, परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट। अब ये कोई नई चीज नहीं जो मैं आपको सिखाऊं, आप जानते हैं कि तमाम चीजों को प्लस माइनस करके पहली चीज क्या निकाली जा सकती है, डायरेक्ट लेबर यूज्ड। और डायरेक्ट लेबर यूज्ड नॉर्मली एक सिंगल फिगर होती है। तीसरी चीज क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। ये भी आपके नॉलेज में है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो अमूमन होता है वो एक चीज नहीं होती, बहुत सारे आइटम होते हैं, उसी हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड भी आपको नजर आएगा, नजर आ रहा है पूरा। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए आपके बहुत सारे आपके पास ये आइटम मौजूद हैं और ये आप उनको प्लस करते हैं। लेकिन अब यही पे जरा सा याद रखना है आपने कि इन्वेंट्री भी हुआ करती थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री तो यहां इस्तेमाल हो गई, ठीक है। अब जब ये 3 फिगर ऐड हुई, कौन सी 3 फिगर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ये टोटल एफओएच, ये तीनों फिगर अगर ऐड की गई तो क्या चीज आ गई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैंने कहा रिपीट नहीं करना, मुझे बोलने जरा सा, तीनों कॉस्ट मिलाकर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मगर इसने पहले क्या ऐड किया, वर्किंग प्रोसेस का ओपनिंग, जिसके बाद आया कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस, फिर एंडिंग को लेस किया तो क्या चीज आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यानी ये वही काम है जो याद है जॉब ऑर्डर के अंदर वर्किंग प्रोसेस का एक टी अकाउंट बनाया करते थे, वर्किंग प्रोसेस का ओपनिंग लिखते थे, डेबिट साइड पे उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच की पोस्टिंग करते थे, अप्लाइड एफओएच की, और फिर क्रेडिट साइड से एंडिंग को माइनस करके। ये वही काम हो रहा है, लेकिन किस शेप में हो रहा है, स्टेटमेंट की शेप में। आई बात समझ में, इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और फिर उसी चीज को बनाने के बाद यही स्टेटमेंट जो निकाला, इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जिसको आप जॉब ऑर्डर में कहते थे कॉस्ट ऑफ फिनिश, जिसकी फिनिश गुड की कॉस्ट निकाला करते थे। यही फिनिश गुड अब इनकम स्टेटमेंट में जाकर याद रखिए कि फिनिश गुड की बिगनिंग और एंडिंग के साथ प्लस माइनस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कैमरे में देख रहे होंगे तो आप लोग भाई ये शीट डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट पे मौजूद है, कॉस्ट के पेज पर मौजूद है ये शीट, वहां से आप एडवांस के पेज पे ढूंढिएगा, कॉस्ट के पेज से शीट डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए। अब इनकम स्टेटमेंट सिंपल है, सेल से सेल रिटर्न वगैरह माइनस किया। बस ध्यान में रखिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज होता है ट्रेडिंग बिजनेस का और चेंज होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग बिजनेस में यहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिल्डिंग होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग होती है, परचेज होती है, लेकिन इस वाले में परचेजेस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बिगनिंग के बाद या ओपनिंग, फिनिश गुड के बाद फिनिश गुड होता है, उसके ओपनिंग में सीजीएम कहां से ऐड होता है,
ये पीछे वाली फिगर जो आपने यहाँ निकाली थी यहाँ प्लस होती है और फिर उसके बाद अवेलेबल से एंडिंग। तो कोई बहुत बड़ी मैं परफेक्ट साइंस इसमें नहीं है, ये फॉर्मेट मौजूद है। इस फॉर्मेट की मदद से आपने ये दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी चीज को समझाने के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर चला जाऊं तो आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 पे लेफ्ट साइड पे ये आपको सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करें तो आपके पास क्वेश्चन शुरू होता है फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्या चीजें दी हुई है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। इसकी ओपनिंग है और इसकी क्या मौजूद है, एंडिंग मौजूद है, ठीक है। इसकी ओपनिंग और इसकी एंडिंग के बाद लाइन से अदर इंफॉर्मेशन के अंदर बेशबहा डेटा मौजूद है, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब लाने सी बात है, आप समझ सकते हैं यूजुअली पिछले पेज पे काफी ज्यादा चीजें थी, उसी हिसाब से फॉर्मेट मुझे तैयार की थी। अगर सबको फिर करने जाएंगे तो ये सारी चीजें सवाल का रिक्वायर्ड आप पढ़ सकते हैं। क्या मांगा गया आपसे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इनकम और लॉस स्टेटमेंट, और ये शायद मेरा ख्याल है और तो करेक्ट की सूरत में गलत हो गया, जैसे क्लोजिंग इंट्रीज है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, ये क्लोजिंग इंट्री हो सकता है। जब मैं टाइप कर रहा होगा तो इसकी स्पेलिंग मैंने कुछ गलत लिखी होगी, इंक्रीज की, और जब ऑटो करेक्शन पे गया हूं तो उसने ऑटो करेक्शन के बाद उसको मुझे सजेशन दी होगी इन्वेंट्रीज की, तो मैंने उसे सही कर दिया। लेकिन याद रखिएगा आखिर में ये है क्लोजिंग इंट्रीज, कोई मसला नहीं, ठीक है, मसला तो कोई नहीं है। लेकिन आप जैसे लोगों से मुझे डर लगता है कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कर सकते हैं, पता नहीं कैसे एंट्री गलत भी आ रहा हूँ। शुक्रिया सर। यस सर, बिल्कुल सही है स्पेलिंग। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर इसी सवाल के अगले पेज पर आप देख सकते हैं ये मौजूद है, ठीक है ना। तो मैं एक चीज चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक दफा चाहूंगा कि आप उसको अटेम्प्ट करें। और कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ठीक है। आप थोड़ा सा प्लस माइनस कर लें ताकि अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम करे तो मेरे सामने आप उसको पूछें, फिर मैं आज इस चैप्टर को कंक्लूड करूंगा। लेकिन छपाई थोड़ा सा आपको हाथ चलाना होगा आज, क्योंकि हाथ बहुत दिनों से आपके वैसे भी जगह आलू का हुए नहीं चले क्या, ठीक है। तो काइंडली इसको जरा सा सॉल्व करना शुरू करें, वैल्यू पे पहुंचे और पहला इसके लिए जो करें तो क्वेश्चन नंबर 1 सामने रख के, ठीक है, स्टार्ट करें आप इसको, फिर मैं इसको आगे बताता हूं। इसी कंटिन्यूटी में एक चीज पहले जरा देख लो, मैं स्टेटमेंट बनाने से पहले मैं समझ सोचा था इसको पहले। अब अगर ये थ्योरी का मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन एक और चीज थी जिसके लिए आपको ये बताना जरूरी था। ये देखिए ये पेज, वो जो थ्योरी है वो तो आपको बहुत ही ज्यादा जो है ना, क्या कहना चाहिए कि हाई फाई चीजें, जरा सा आगे की चीजें या थ्योरेटिकल है पूरा, लेकिन उसको अगर आप करें ना करें, लेकिन ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट टर्मिनोलॉजीज या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इस चैप्टर के। क्यों? क्योंकि अभी देखिए आपने जो ये फॉर्मेट देख रहे हैं, आप इस फॉर्मेट में अगर आप नोट करें तो यहां पर इस जगह पर आपके पास कौन सी चीजें आ रही है, फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है। अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बहुत सारे आइटम मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अब आपको यानी मालूम होना चाहिए कि कौन सा आइटम फैक्ट्री ओवरहेड का है। इस चीज को अगर आप डिफाइन करना चाहें, समझना चाहें, तो उसके लिए आपके पास ये वाला पेज है। इसमें अगर आप नोट करें तो सबसे पहले आपको बताया गया कि डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट में दो चीजें, ये शुरू वाली चीजें होगी, बात होगी क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, जो कि सारे का सारा हम जिस नाम से याद रखते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसमें क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर आप सुनते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इनडायरेक्ट मटेरियल इन नामों से इस्तेमाल हो सकता है। मसलन प्रोडक्शन सप्लाईज, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ग्रीस, वेस्ट, नॉन ड्यूरेबल टूल्स एंड इक्विपमेंट, मेंटेनेंस,
मटेरियल एंड सप्लाईज, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग मटेरियल, लूज टूल्स, ग्लू, इस तरह के एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आई बात? यानी ये सब आइटम इनडायरेक्ट मटेरियल। कल को इनमें से कोई भी आ जाए तो जो सीजीएम, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जहां इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा होगा उसकी जगह ये सारे आइटम जगह बना सकते। सही है? इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर की बात जहां हो रही है फॉर्मेट में, वहां ये नाम हो सकते हैं: मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजरी सैलरी, सुपरिटेंडेंट सैलरी, फोरमैन सैलरी, क्लरिकल सैलरी, जनरल लेबर, अनएलोकेटेड टाइम्स। अनएलोकेटेड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। नॉर्मली आपको याद है जॉब ऑर्डर जब पढ़ लेते हैं तो जॉब ऑर्डर में मैंने चीज बताई थी कि आप जॉब में घंटे दिए होते थे, इसको मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट लेबर दिए हुए। तो बाद औकात ऐसा होता है कि कुछ लेबर आपने रखी है, लेकिन वो लेबर उस वक्त काम करेगी जब पिछली लेबर काम खत्म कर देगी, लेकिन अब आप इस लेबर को छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये लेबर अगर चली गई तो क्या होगा? वो दोबारा मिलेगी नहीं। तो आप उसको बैठा के रखते हैं जाके वो वाला काम, पिछला काम खत्म हो जाए तो आप, हालांकि वो लेबर अभी कुछ नहीं करे, उसका कोई पे नहीं, लेकिन उसको आपने पे करना है, तो वो टाइम जो किसी जॉब पे सर्व नहीं हो रहा लेकिन उसको देना जरूरी है, तो वो टाइम क्या होता है? अनएलोकेटेड टाइम। तो बहरहाल ये सब चीजें इसमें मौजूद है आपके सामने। आपको अभी आपने पढ़ा होगा, याद होगा, प्रोविडेंट फंड पढ़ाया था। तो इसमें अगर फैक्ट्री एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आ जाए तो वो सब भी किसका आइटम है? इनडायरेक्ट लेबर का। इसी तरह इनडायरेक्ट। तो कभी भी आपको कोई नया आइटम नजर आए तो उस नए आइटम को किस जगह ले जाके लिखना, क्योंकि देखिए यहां जो मेन प्रॉब्लम होगी ना आपको इस फॉर्मेट में, वो प्रॉब्लम दो जगह पर होगी। एक, कौन सा आइटम एफओएच में आएगा या कौन सा आइटम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इन दो जगह की क्लासिफिकेशन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बाकी रॉ मटेरियल वगैरह में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो ये याद रखिए कि उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ये वाला पेज मौजूद है। ठीक है, देखिए इसी में नीचे अगर आप देखें तो कमर्शियल एक्सपेंस की हेडिंग के साथ क्या लिखा हुआ है? ये कि आज सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किसको कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस किसको कहेंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें ये कॉस्ट टर्म्स का आपको हेल्प करेगा उस चैप्टर को कंप्लीट करने में। अगर ऐसे ही है तो चलो एक काम करते हैं, अगर आप समझ में आ रहे हैं तो आप आइए, मैं आपको जरा छोड़िए, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूं ताकि थोड़ा तेजी के साथ हो जाए। आइए इस चैप्टर को देखिए जरा। मगर एक काम का प्रॉमिस कीजिए, आपने पता है क्या, आपको ये प्रॉमिस करना है सबको कि यार ये वाला फॉर्मेट आपको रटा हुआ होना चाहिए। और मैं बताऊं मैंने रटने का तरीका मैंने क्या किया था। रटने के दो तरीके, एक तो ये तरीका है कि आप सवाल करते जाए तो बहुत फॉर्मेट छप जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए कि सवाल करना शुरू करेंगे अगर आप तो याद रखेंगे सवाल के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। सवाल के जब अपने प्रॉब्लम होंगे तो आपका दिमाग उसमें उलझ जाएगा, आप फॉर्मेट को कभी भी याद नहीं रख सकते। तो मैंने अपनी जिंदगी में तरीका रखा था कि जब मुझे नहीं आता था तो मैं हमेशा सादा फॉर्मेट को 10 दफा, 8 दफा, 12 दफा छाप देता था। क्या मतलब? बिल्कुल यही फॉर्मेट में रफ कागज पे लिखता चला जाता था। और उसके बाद ये होता था कि मेरे दिमाग में एक फ्लो बन जाता था कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो मुझे कभी भी सोचना नहीं पड़ता था और मैं इम्तिहान में फिर वो चीज बड़ी तेजी के साथ करता। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि आप फ्लो में तो ठीक है, नहीं है फ्लो में तो इस फॉर्मेट को कोई 5, 6, 8 दफा जितनी दफा भी आप चाहे इसको प्लेस करके लिख ले। मेन जरूरी नहीं कि आप इन आइटम्स को लिखें, मेन जरूरी है कि सब बाकी चीजों को प्लस माइनस करके लिखें। ठीक है, इसी तरह इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को चल रहा है भाई, क्या बात चल रहा है, मेरा बोलना जाएगा 19 मिनट 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप नोट करें तो आप इस देखिएगा कि आपने कंपनी की हेडिंग डाली, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा, थर्ड लाइन मेंटेन किया जैसे आप करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसकी साइज को वो कर दूं ताकि लोगों को समझ, जो लोग देख रहे हो वो समझ सके। अब अगर आप इसको नोट करेंगे तो कुछ ज्यादा हो गया, ये सवाल नजर आता है समझ। तो आप देखिए कि सबसे पहले लाइन में सबसे पहली हेडिंग हो गई डायरेक्ट मटेरियल यूज लिखा है। उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना है? रॉ मटेरियल ओपनिंग। जो ये लेफ्ट साइड पे था ये ओपनिंग था और ये वाला जो था क्लोजिंग था। तो ओपनिंग कितना है? 15,000। आप ये देखिए कि मैंने इसको 15,000 को यहाँ आउटर कर।
सबसे बाहर वाली कॉलम में, मतलब सबसे बाहर किधर है, ये 15,000 यहां पे। उसके बाद क्या ऐड करना है इसमें, परचेजेस। परचेजेस, लेकिन परचेजेस को यहां रखा। परचेजेस के बाद अब आप एक चीज तो आपके लिए पुरानी है, कौन सी चीज, ट्रांसपोर्टेशन इन, लेकिन एक नई चीज है और वो है क्या, इंश्योरेंस इन ट्रांसपोर्ट। लेकिन देखिए तय है ये बात, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आपके लिए भी नया नहीं होगा। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपको याद है कि जब फिक्स एसेट परचेज होता था तो हमेशा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन के साथ आता था, और वहां पर भी आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहकर फिक्स एसेट की कॉस्ट में शामिल कर देते थे। तो इससे ये बात आपके दिमाग में है कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉस्ट, और उसी चीज का जिसके ऊपर वो अप्लाई होता है। तो जैसे कि फिक्स एसेट की कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन के साथ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट प्लस होता था, यहाँ मटेरियल की कॉस्ट में भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहीं पर एक और चीज समझ लीजिए कि एक और आइटम होता है जिसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। अक्सर इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी भी हमें यहां मिलेगा, और वो भी एक ऐसा आइटम है जो मटेरियल की कॉस्ट में प्लस हो सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि अगर कभी ये कह दिया जाए कि इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी डायरेक्टली उसी मटेरियल पर पे की गई है, तो हमेशा उसे क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अगर कभी ये ना कहा जाए कि इंपोर्ट ड्यूटी उस मटेरियल पर पे की गई है, नॉर्मल लिखा हो, तो नॉर्मली हम इंपोर्ट ड्यूटी को एफओएस के अंदर ले जाते हैं और सारे कॉस्ट पर रखेल देते हैं, यानी बांट देते हैं, इंडायरेक्ट। तो थोड़ा सा ये एक यहाँ पर एक हमारे लिए कैश से कैश पॉइंट होगा कि कभी वो यहाँ आएगा और कभी वो वहां आएगा, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो इनडायरेक्ट में जाएगा, जब तक कि उसमें ये लफ्ज ना लिखा हो क्या, कि कॉस्ट पे, मटेरियल पे, परचेज पे लगी है ये जब आएगा तब तो नहीं है, तब तो मुश्किल। तब आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को पहले परचेजेस में ऐड किया, उसके बाद रिटर्न और डिस्काउंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, नेट परचेजेस तक पहुंचे, जो कि बिगनिंग में ऐड होने के बाद रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आया। एनी प्रॉब्लम, सबको सही है, साथ पीछे प्रॉब्लम करिए कोई, इधर बढ़िया बेटा, लास्ट में सामने आगे पीछे सब लोग क्लियर, चलते रहो। इसके बाद रॉ मटेरियल क्लोजिंग को इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। रॉ मटेरियल क्लोजिंग को माइनस करते ही डायरेक्ट मटेरियल यूज या क्या आ जाता है, कंज्यूम। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के शुरू के आइटम यही सारे, हमने सारे के सारे जो शुरू में लिखे हुए थे सारे यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। अब यही से आप दूसरा आइटम पिक कर सकते हैं, कौन सा, डायरेक्ट लेबर यूज। कितना नजर आ रहा है, 1,50,000। तो जहां कंज्यूम निकाला उसके नीचे लिखा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। और अब हम तीसरी हेडिंग की तरफ आते हैं, जो क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां से पढ़ना शुरू कीजिए तो आपको नजर आ रहा होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड के आइटम में सबसे पहला आइटम कौन सा नजर आ रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल। देखिए ये इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ आ गया, ये क्या मौजूद है, इनडायरेक्ट लेबर। ये देखिए इनडायरेक्ट लेबर आ गया। उसके बाद फैक्ट्री सप्लाई कंज्यूम्ड, यानी फैक्ट्री सप्लाई यूज, वो फैक्ट्री सप्लाई वहां पे आ गया 18,000। हीट, पावर एंड लाइट यहां चला गया। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस लाइन से आ गए। तो चूंकि पहला सवाल है, सारी चीजें बिल्कुल सीधी सीधी सी हैं, तरतीब के साथ हैं, अभी मिक्सिंग नहीं है। आगे जाके आपको मालूम है या फाइनल में क्वेश्चन करेंगे तो ये तरतीब के साथ नहीं होगी, पूरा गुच्छा पकड़ के उठाया और वहां शुरू कर दिया। थोड़ा सा जैसे रेशो में आपने देखा कि मिक्सिंग हो रही थी, मिक्सिंग होगी, ठीक है ना। तो तमाम फैक्ट्री को एक्सपेंस को ऐड किया। अब तीन मेन फिगर्स आ गई। कौन सी तीन मेन फिगर आ रही है आपके पास? आपके पास तीन मेन फिगर्स है, एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इन तीनों को मिला के क्या नाम दिया जा रहा है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब इसके साथ प्लस किया जाएगा वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग। जरा सा जहन नशीन कर लीजिए, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग 25,000 था और क्लोजिंग कितना था, 30,000। क्योंकि मैं जरा जब शीट ऊपर करूंगा तो ये फिगर्स आपकी नजर से उजल हो जाएगी। तो आपने इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग को हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ मैं कोई साइन शो नहीं कर सका, एग्जामिनेशन रह गए, वरना वर्किंग कॉस्ट में ओपनिंग क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और टोटल आ गया क्या, टोटल, इसको क्या कहा जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन, और उसमें से वो 30,000 एंडिंग को क्या किया, लेस किया, कहां पहुंच गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। एनी प्रॉब्लम, क्लियर? तो इसी के साथ हमने कितने का, 6 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट कर लिया, एक कंप्लीट स्टेटमेंट बना। इसी के साथ सवाल का जो दूसरा रिक्वायर्ड था वो आपके पास था इनकम स्टेटमेंट। और चूंकि मेरा ख्याल है इनकम स्टेटमेंट ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको आपके लिए हर फिगर को दिखाऊं, वरना आप मेरा ख्याल बड़े आराम से समझ सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या किया गया, सेल किया गया होगा, वहां से रिटर्न वगैरह माइनस किया गया, क्या चीज आ गई, नेट सेल। जरूरत तो नहीं है मैं आपको दिखाऊं, वो सारी फिगर समझ में आती है, सादा सी बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, सबसे पहले क्या पिक किया, फिनिश गुड, और फिर उसमें क्या प्लस किया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कहां से आया होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो लास्ट स्टेटमेंट में आपने कैलकुलेट किया, दोनों को प्लस किया, क्लोजिंग लेस किया, क्या चीज आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस किया सेल के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू गॉट ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस वक्त सारे मिला के दो ही थे एक साथ, सेलिंग एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, उनको माइनस करके आप पहुंच गए 1 लाख के नेट प्रॉफिट। तो आई बिलीव कि इसमें जरा भी आपके लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर अगला सवाल खुद से करने को दिया जाए, फाइनल का करने को कहा जाए जिसमें इसी तरह का डाटा हो, तो आई बिलीव कि आप कर सकते हैं। एक दफा मैंने कोशिश तो की है कि आप इसमें कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 शायद इसी की तरह का होगा 1 के बाद, ठीक है। लेकिन अब जो मैं कोई मुश्किल तो नहीं मेरा चलूँ आगे, लेकिन मैं इस सवाल का सेकंड रिक्वायर्ड आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और ये चीज आपके लिए बिल्कुल नई है और आपके पास पहले नहीं आई थी, और ये अब आपके सामने रखना हूं। इसको देख लीजिए, जो कि क्लोजिंग एंट्रीज की सूरत में, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज को भी मैंने अगर कहेंगे तो देखिए इस पेज पर एक क्लोजिंग एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे अगर आप देखिए ये क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट है। मैं आपको अगर ऐसे बता दूं, आपको याद है आप लोगों ने पार्ट 1 में क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी, कितनी क्लोजिंग एंट्रीज होती, 3। पहले किसको क्लोज करते थे, एक्सपेंसेस को क्लोज करते थे, फिर रेवेन्यू को क्लोज करते थे, और फिर फर्मों के डिफरेंस को, प्रॉफिट और लॉस को करते थे, ठीक है ना। और एक अगर चौथी कोई क्लोजिंग एंट्री होती थी तो ड्राइंग को क्लोज किया जाता। लेकिन चूंकि यहां पर पहला काम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से भी पहले कॉस्ट, तो आपने यहां पर एक नया अकाउंट, क्योंकि आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी यूज करते थे क्लोजिंग के लिए, या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यूज करते थे, या इनकम और लॉस समरी यूज करते थे। ये तीनों अकाउंट हैं जो इस्तेमाल होते थे प्रॉफिट के लिए। यहां लेकिन आप एक अकाउंट नया इस्तेमाल करेंगे क्लोजिंग बनाते वक्त, और उसका नाम होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। 2 एंट्री पहले बनेगी, एक दफा मैन्युफैक्चरिंग समरी या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये पूरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग समरी अकाउंट, डेबिट होगा, और ये अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट। और एक दफा ये अकाउंट डेबिट होंगे और मैन्युफैक्चरिंग समरी अकाउंट क्रेडिट। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने बोल दिया ये अकाउंट, आखिर ये कौन से अकाउंट, यार बहुत आसान सी बात बताऊं आपको, जो अभी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाया है ना, उसमें जितने पॉजिटिव अकाउंट थे वो तमाम के तमाम पॉजिटिव अकाउंट यहाँ है। बोलेंगे पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ सर, डायरेक्ट। जो अब देखो रॉ मटेरियल की बिक्री पॉजिटिव फिगर होगी, वर्क इन प्रोसेस की बिक्री पॉजिटिव फिगर, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल पॉजिटिव फिगर होगी क्योंकि परचेजेस है रॉ मटेरियल, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये सब चीजें क्या हो रही थी, ये सब पॉजिटिव फिगर है। लेकिन रॉ मटेरियल रिटर्न यानी परचेज, रिटर्न और परचेज डिस्काउंट पॉजिटिव नहीं है, वो प्लस नहीं हो रहे थे, वो क्या हो रहे थे, छोड़ दो। इसी तरह ग्रॉस परचेज या नेट परचेज नहीं, क्योंकि वो खुद कोई फिगर नहीं थी। ग्रॉस परचेज और नेट परचेज तो दो फिगर का सम था या माइनस था,
तो देखो आप क्या नजर आया सबसे पहले ओपनिंग लिखा, दोनों परचेजेज लिखा, ट्रांसपोर्टेशन लिखा, ट्रांजिट लिखा, यही था ना। उसके बाद क्या लिखा, डायरेक्ट लेबर यूज। और एफओएच खुद नहीं आया लेकिन उसके तमाम खानदान के लोग आए, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सप्लाई, और डिपेंड करेगा कि जो है ये सब। देखो एफओएच अगर उन्होंने तोड़ तोड़ के जैसे मतलब उनकी किताबों में हर आइटम अलग अलग रिकॉर्डेड है, तो जब क्लोज करने जाओगे तो सबको अलग अलग क्लोज करना पड़ेगा, एक साथ कैसे क्लोज कर सकते, समझ लीजिए ना कि तुम्हारी किताबों में क्यों अलग अलग रिकॉर्डेड है, तो तुम एक साथ स्टेटमेंट तो बना सकते हो लेकिन क्लोजिंग एंट्री नहीं बना सकते। जो अकाउंट खुला है अगर वो बंद होना है तो उसको क्रेडिट होना है तो बंद होगा, वरना वो कभी भी बंद नहीं होगा। मैनुअल में तो तुम काट छाट के कुछ भी कर दो, लेकिन सोचो कंप्यूटर में कभी हो सकता है ऐसा, तो जो अकाउंट डेबिट है वही हो जाएगा ना। एफओएच इन सब का क्या था, टोटल, वो एक सब टोटल के तौर पे तो आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग एंट्री के वक्त हर अकाउंट को अलग अलग क्लोज करना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया तो उसी तमाम स्टेटमेंट के तमाम पॉजिटिव फिगर को यहां पे क्या कर दिया। अब सोचो जरा उसमें माइनस क्या क्या होगा था। तो सबसे पहले तो यही देखो कि माइनस होता था परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, और दो चीजें माइनस हुई थी, कौन सी, क्लोजिंग, रॉ मटेरियल क्लोजिंग, और अब देखो इन सब क्रेडिट को प्लस करके यहां लिखा होगा, इन सब को डेबिट को प्लस करके। अब जरा इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए वापस आता हूं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये तमाम आइटम जो मेरे वहां पे थे, जो आप पिछले वाले स्टेटमेंट में देखिए, उन सब को मैंने लाइन से क्या करा, क्रेडिट, इन सब का टोटल लाके यहां पर 6 लाख, और फिर ये सारे माइनस वाले इधर रखे, इनका टोटल जरा लिखिए अपने कैलकुलेटर में। डेबिट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग समरी अकाउंट में कितना आया, 6,60,000। क्रेडिट साइड पे सिर्फ कितना आया, 60,000। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देंगे तो कितना आएगा, 6 लाख। वही फिगर नहीं है जो आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के आखिर में नजर आ रही थी। तो ये बात साबित हो गई ना कि बिल्कुल सही काम किया आपने। तो पहली दो क्लोजिंग एंट्रीज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन याद रखिए कि अभी क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ कैलकुलेट किया है किसको, तमाम मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट अकाउंट को और तमाम मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट अकाउंट को। यही चीज अगर आप देखिए तो मैंने फॉर्मेट में नीचे नरेशन लिखी होगी, क्या लिखा है कि पहली एंट्री में क्या नरेशन है, टू क्लोज ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ, और यहां क्या लिखा है, टू क्लोज ऑल क्रेडिट बैलेंस ऑफ। अब लेकिन बढ़ो किस चीज को, प्रॉफिट और लॉस की तरफ। अब यहां पे देखिए कि इस सवाल के इस हिस्से में आप नोट कर सकते हैं, अब आपके पास वही क्लोजिंग का स्टाइल आ रहा है, कौन सा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। अब इसमें लेकिन सबसे पहले कौन सी चीज आई, फिनिश गुड। उसके बाद क्या चीज आई, याद करो आपके नॉर्मल क्लोजिंग में बिगनिंग आती थी, उसके बाद परचेजेस आता था ना। ये परचेजेस की जगह आएगा मैन्युफैक्चरिंग समरी अकाउंट। ये कहां से है, वहां से। ये जो इन दोनों का डिफरेंस निकाला था ना 6 लाख, वो 6 लाख। अब इसको मेरा ख्याल यहां से वापस आता हूं, लेकिन इसी चीज को मैं ले जाता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे ताकि और वाज़ेह हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए, ये 6 लाख का डिफरेंस, ये देखिए ये तीनों एंट्री क्या 48, और ये 6 लाख है, 51,000 सेलिंग, 65 जनरल एक्सपेंस, इसके साथ सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। यहाँ फिनिश गुड की क्लोजिंग, सेल्स रेवेन्यू, और यहाँ पे कोई परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट रॉ मटेरियल में होता है, और रॉ मटेरियल का परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट ऊपर वाले मैन्युफैक्चरिंग समरी अकाउंट में क्या हो चुका है ऑलरेडी। ये ट्रेडिंग बिजनेस में होता है कि परचेजेस होता है तो परचेज रिटर्न यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब इन दोनों का जब डिफरेंस दिया जाएगा,
ये किसको क्लोज किया? टू क्लोज ऑल, और ये क्या क्लोज किया? 8,884 माइनस 784 कितना आया? और ये 1,00,000 का प्रॉफिट वही प्रॉफिट होगा जो आपके इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट था। आया? तो क्या मतलब कितनी टोटल क्लोजिंग एंट्री इस वक्त मौजूद है मैन्युफैक्चरिंग के इस सवाल में? तो हम देख सकते हैं कि टोटल इंक्रीज है हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? तो से बचाइए वही बात। पहली एंट्री में क्या क्लोज करोगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के तमाम डेबिट वाले पॉजिटिव बैलेंसेस। दूसरी वाली एंट्री में तमाम माइनस होने वाले बैलेंसेस। तीसरी एंट्री में एक्सपेंस, फिनिश्ड गुड, एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सही। और चौथी एंट्री में तमाम रेवेन्यू। हो सकता है अगर इस सवाल में अदर इनकम होता, कई होता है ना कमीशन इनकम, तो वो अदर इनकम यहाँ ऐड होता, तो यहाँ पर अदर इनकम, यानी जैसे आपको पार्ट 1 में सिखाया है, और आखिर में प्रॉफिट। लेकिन यहीं पर एक और बात बता दूं, बाज़ औक़ात शॉर्ट सवाल होता है, एक ऐसा शॉर्ट सवाल जिसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगता, सिर्फ आपसे मांगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कहा क्लोजिंग एंट्री बनाओ। तो याद रखना, थोड़ा सा जांच नींद आ रही है सुबह। अगर कभी फिनिश गुड वगैरह नहीं है ना, तो पहली दो तो बिल्कुल वैसे ही बनेगी, लेकिन तीसरी फिर पूरी नहीं बना सकते, चौथी नहीं बना सकते, तो ये पांचवी नहीं बनाओगे। उसकी एंट्री सिर्फ ये होगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग समरी अकाउंट क्रेडिट। मैं यही बात समझ दोबारा से सुन लीजिए जिनकी नहीं है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें फिनिश गुड का जिक्र नहीं था, सेल्स का जिक्र नहीं था, आपको ऐसे आइटम नहीं दिए गए जो रेवेन्यू के थे और एक्सपेंस में थे। आपका सवाल सिर्फ इतना सा था कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाओ और उसकी क्लोजिंग एंट्री बना दो। भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का स्टेटमेंट बना लिया, अब क्लोजिंग एंट्री बनाने का तो पहली क्लोजिंग एंट्री बना ली, दूसरी क्लोजिंग एंट्री बना ली, अब तीसरी और चौथी या पांचवी तो नहीं बना सकते, तो तीसरी सिर्फ अधूरी ये रहेगी, तो उसमें सिर्फ बनेगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग समरी अकाउंट क्रेडिट, और वो सिर्फ 6 लाख से क्रेडिट और 6 लाख से डेबिट हो जाएगा। जैसे यार मर्चेंडाइजिंग में एंडिंग में रिकॉर्ड करते थे, मर्चेंडाइजिंग में डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, ये बन जाएगी। समझ गए? तो अक्सर ये कहा है उन्होंने, क्या कहते हैं? कहते हैं एक सवाल देखिएगा, सवाल फाइनल में आया हुआ कि क्लोजिंग एंट्री बनाइए टू क्लोज ऑल डेबिट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट and all credit manufacturing account and give manufacturing account close manufacturing account against profit or loss account। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का मतलब कौन से अकाउंट से क्लोज कर दीजिए? एक्सपेंस। समझ में आया मुझे? यानी कि उसमें ये वाली एंट्रीज पूरी, पहली पूरी बनेगी, दूसरी पूरी बनेगी, लेकिन तीसरी सिर्फ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का एक अकाउंट आ जाएगा। कौन सा? और सही या गलत का फैसला कैसे होगा? कि दोनों का डिफरेंस तो वही आना चाहिए ना जो 6 लाख यहाँ आ रहा। ठीक है? नहीं आ रही? तो ये है पहली चीज। तो बताइए पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? कि पहली चीज आपको इस चैप्टर के अंदर आना चाहिए क्या? फॉर्मेट में बता रहा हूं, आपको आना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना, दूसरे नंबर पे आपको क्या बनाना आना चाहिए? इनकम स्टेटमेंट, और तीसरे नंबर पे इस चैप्टर के अंदर है क्या? बस हर सवाल इन 3 रिक्वायरमेंट के गिर्द ही क्या करेगा? मूव करेगा। यही 3 चीजें होंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बता दूं, फिर बराबर वाली क्लास जगह किचन में रहना बात हो गए लोग। यस सर। और कुछ ना कुछ पकाना शुरू कर दिया है। थोड़ा समोसे की आ गई तुम्हारे लिए बेटा वो एक स्टैंड देखा है जिसको अपने बिजनेस चमकाने के लिए डिलीवरी वाला चाहिए, वो तुम्हारे लिए स्टैंड है। शुक्रिया सर। ठीक है? तो एक जलेबी वाली ले आओ। डन सर। ठीक है? तो यहां पे अगर आप ये नोट करें तो ये भी वही मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने बार बार इसको क्यों दिया पता है?
कि बाज़ औक़ात डाटा श्रिंक हो जाएगा, मुख्तसर होगा। तो बड़े डाटा को याद कर लेने के बाद बाज़ औक़ात बच्चे खामखा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, इसको कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए। भाई अगर श्रिंक हो जाएगा तो देखो क्या लिखा है मैंने, कंडेंस तो पता है ना, मुख्तसर हो गया, इसलिए कंडेंसर लिखा है। कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इफ ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ, डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री अवेलेबल इन क्वेश्चन, नो इन्वेंट्री ऑफ। यानी उन्होंने अगर आपको फर्ज कीजिए कि आपको इस सवाल के अंदर, पॉइंट के अंदर आपसे कह रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालना है, रॉ मटेरियल ओपनिंग परचेज ये वो, यानी आप यहां पहुंच गए, ठीक है। इसमें मैं कहना समझे चाहता कि इसमें नो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री नहीं है, कुछ मेरे ख्याल में मैंने गड़बड़ कर दी है। बहरहाल इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए ओपनिंग है, परचेज है, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल का सेक्शन पूरा वैसे ही है, ठीक है। क्या लिखा, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम, उसके बाद क्या लिखा, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद क्या लिखा, और डायरेक्ट में पहुंच गया किस पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इस बारे में आई होप कि मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हेडिंग डालते हुए कि इसमें यहां लिखना था मुझे असल में नो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, नो इन्वेंट्री ऑफ, नहीं वर्क इन प्रोसेस, यस सर, इन्वेंट्री नहीं होती, यस सर, नो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। सही कह रहे हैं आप, शुक्रिया सर। रॉ मटेरियल को हटा देता हूं मैं, WORK बस। सही है, ये है इसका लिखना चाहिए, नो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो जरा समझना प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना, यानी रॉ मटेरियल पूरा नहीं करवाया उन्होंने, लेकिन वर्किंग प्रोसेस की ना बिगिनिंग दी ना एंडिंग दी। तो अगर वर्किंग प्रोसेस की बिगिनिंग एंडिंग नहीं है तो हमेशा ध्यान में रखो, तीन कॉस्ट को ऐड करोगे क्या चीज आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स। कौन सी तीन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, क्लियर। इसी तरह से थर्ड पॉइंट देखो, इसमें क्या हेडिंग, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अवेलेबल, ठीक। इन क्वेश्चन अब डायरेक्ट मटेरियल गिवन एज अ टोटल, इसमें आपको ये निकालने की जरूरत है। इस दफा आपको क्या गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, यानी रॉ मटेरियल की ना बिगिनिंग है ना रॉ मटेरियल की एंडिंग है। तो अब इसमें आप इन तीनों को तो प्लस करेंगे, लेकिन इसके साथ आप वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग को प्लस करेंगे। क्या चीज आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, जिससे क्लोजिंग को लेस करके आप पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये सब वही चीज है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि एक में ये मौजूद है, दूसरे में ये मौजूद नहीं है। यही चीजें आपने, हाँ मुझसे पूछो सवाल, मैं बारह बता देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू। इसी तरह से लास्ट ये देखो बेटा नीचे, अगर बिल्कुल ही कंडेंस हो सर ये हो सकती है, सर ये हो सकती है वैसे बेटा, आया है मैंने ऐसी झक नहीं मारा है, नहीं सर आप अल्लाह का शौक नहीं था झक मारने का, लेकिन चूंकि मुझे पता है ना कि झक कोई जानने वाला है। यस सर, एक तो सब में इतनी हंसी आ रही है बेटा, असल में मालूम है ना मुझे, अब वही बात है कि बाजों का हम ये सोचते हैं कि बहुत आसान है, कोई मसले बच्चा सीख लेगा, तो बच्चा उसी में बच्चा जो है ना मिलाकर कर देता है। तो मैंने बोला भाई कोई आइडिया नहीं छोड़ो, जो 15-14 साल का निचोड़ है डाल दो। तो वो यही है कि मैंने क्योंकि मैं जब ये फॉर्मेट हमेशा बांटता था, जो पहला वाला फॉर्मेट है पढ़ाते हुए बुक्स में, उसके बाद ये वाले सवाल आ जाते थे, सर ये कैसे होंगे। अब आदत हो गई है बड़े बड़े फॉर्मेट के काम करने की, तो छोटे फॉर्मेट में काम नहीं करता। मैंने बोला जब सारे फॉर्मेट एक साथ छाप दो, ताकि जहां पर आपको सर्दी के कपड़े की जरूरत हो सर्दी के कपड़े इस्तेमाल करें, जहां गर्मी के कपड़ों की जरूरत हो वहां सर आपने तो लंडा वाला, ठीक है। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 1 खोलिएगा। अच्छा कोई सवाल है आपके पास? जी बोलो
सर ये अपना आप ये जो बता रहे थे इसमें फैक्ट्री ओवर उसका इनकम स्टेटमेंट में फिनिश गुड ओपनिंग एक्सपेंस कहलाती है। सही है, पूछ रहा हूँ। सही है। जिस तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग क्या होती है, एक्सपेंस होती है। देखो एक चीज ध्यान में रखो कि ये जो क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं, मुझसे अभी एक पार्ट 1 के बच्चे ने सवाल किया था, जब मैंने उससे क्लोजिंग एंट्री कराई, पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, तो उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि बताएं सर, मुझे ये बताएं, मुझे समझाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फिनिश गुड या क्लोजिंग या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्लोजिंग एंट्री में क्यों रिकॉर्ड? आप कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की नेचर एसेट है, आप कहते हैं एसेट तो हमेशा आगे रहता है, एसेट तो क्लोज नहीं होता, तो एसेट के क्लोजिंग एंट्री में क्यों क्लोज होता है? सवाल समझ में आ रही बात? आखिर हम क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं ना। आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कह लें, आप फिनिश गुड एंडिंग कह लें, यहीं पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको मालूम है इस वक्त जितनी एंडिंग इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल की एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग और इस फिनिश गुड की एंडिंग, ये तीनों एंडिंग मिलकर बैलेंस शीट में जाएगी। ये तीनों एंडिंग मिलकर कहां रिकॉर्ड होगी? बैलेंस शीट में जाके आएगी, शो होगी और इन्वेंट्री के लिए शो होगी और एज अ एसेट शो होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तीनों एसेट्स हैं और ट्रेडिंग बिजनेस में भी जो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्लोज करते थे वो भी एसेट है, तो आखिर वो क्लोजिंग एंट्री में क्यों आती है? क्योंकि आप भी सर कहते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंस क्लोज होते हैं, आपने तो नहीं कहा कि एसेट क्लोज होते हैं, आपने नहीं कहा कि लायबिलिटी क्लोज होते हैं, तो फिर वो क्यों आती है? क्या आप लोगों के पास इसका जवाब है? कॉन्ट्रा एसेट मैं बता देता था। देखो बेटा, पता है तुम लोगों को, लेकिन कोई बात है कि अल्फाज तुम्हारे पास प्रॉपर नहीं है। सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि एंडिंग इन्वेंट्री क्या पहले बुक में रिकॉर्ड हुई भी है? नहीं। कैसे बची हुई है? कौन सी जगह पे बुक में रिकॉर्ड हुई थी? नहीं होती ना एंडिंग इन्वेंट्री बुक में। अगर वैसे देखो तो टेक्निकली एंडिंग इन्वेंट्री बुक में रिकॉर्ड हुई है, परचेजेस में रिकॉर्ड हुई भी है। परचेजेस में जो रॉ मटेरियल एंडिंग बचा है वो कौन सी है? वही है ना जो परचेजेस के नाम से खरीदी गई। सही है? मतलब तुम्हें किससे दर्द यानी वो परचेजेस के नाम से किताबों में लिखी हुई है। इसी तरह अगर अब मैं थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसके बात करेगा, मैं उसके बात करता हूँ क्रेडिट, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग मौजूद है बुक्स में, लेकिन वो किस नाम से है? परचेजेस के नाम से। अब परचेजेस में क्या समझती है? तो बिक गई और उसमें बच गई भी है। तो परचेजेस का वो पार्ट जो नहीं बिक सका उसको परचेजेस से अलग करना है या नहीं करना है? तो उसको अलग करने के लिए क्या करना है? एक नया अकाउंट लाना है। तो उसके लिए हमने एक नया अकाउंट लाया जिसका नाम रखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। और एंडिंग को असल में क्लोज नहीं कर रहे, एंडिंग को क्लोजिंग के वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंडिंग को क्लोज नहीं कर रहे बल्कि एंडिंग को क्लोजिंग के वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं और उल्टा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर परचेजेस डेबिट में है तो एंडिंग क्रेडिट में आ रहा है ताकि ऑटोमेटिकली वो परचेजेस के इफेक्ट को कम कर। तो कभी भी अगर कोई सवाल करे कि एसेट तो क्लोज नहीं होता तो एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग एंट्रीज में क्यों आती है, तो जवाब दीजिए भाई हम उसको क्लोज करने को नहीं ला रहे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, हम उसको रिकॉर्ड करने को ला रहे। और क्लोजिंग एंट्री में इसलिए ला रहे कि उसको उस लम्हे रिकॉर्ड करें कि उसका इफेक्ट परचेजेस में से क्या हो जाए? आई बात समझ में? इसी वजह से जो एंडिंग यहां आ रही है वो एसेट है और वो उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जो 6 लाख के वो आइटम जो बिक नहीं सके उसको ट्रांसफर करके रिकॉर्ड कर ले और उसको कर ले। ठीक है? और अब बिगनिंग एक्सपेंस है, क्यों है? क्योंकि जो एंडिंग इस साल की है वो अगले साल पहले बिकेगी, तो वो
वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी होती है, क्योंकि हाँ टेक्निकली बात साउंड है ना कि मैन्युफैक्चरिंग तभी करोगे ना जब पिछला बिक चुका होगा। अगर पिछला बचा हुआ होता तो तुम क्यों मैन्युफैक्चरिंग कर? तो अंडरस्टूड है कि पिछला बिक गया, और जो बिक गया वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज एक्सपेंस। तो पीरियोडिक सिस्टम में चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आता, लेकिन वो होता तो क्या है एक्सपेंस, तो उसी के आइटम सारे के सारे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो आज को हम यहां पे रोकते हैं अपनी चीजों को, ताकि आप इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। पढ़ाने में मैं तेजी से चल सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 1 और इसी की तरह का शायद होगा क्वेश्चन नंबर 2, आई बिलीव कि आप इसको करेंगे। Yes, sir. और इस दफा थोड़ा सा मैंने एक और काम किया है कि थोड़ी सी और मेहनत भी करने की कोशिश की थी, और उसके नीचे ये मैंने एयर्स लिख दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस सवाल के बाद आप पास्ट ईयर पेपर्स के एयर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, दोबारा से देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो 100 मौजूद है, उसको अपने मजबूत करें, और उसके बाद इन पास्ट ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट करके अपने आप को सवाल का रैंक हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।